नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम अशोक के गुफा तथा अभिलेख के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। देखिए, अशोक के द्वारा बनाए गए गुफा, ये गुफा क्या है? तो पहले गुफा को देखते हैं, तो ये गुफा क्या है? तो मान लेते हैं एक बड़ा सा क्या है, पहाड़ है। इसी को काट काट के क्या किया गया है, घर बनाया गया है। यही क्या है, गुफा। इसमें क्या रहते हैं, तो बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं इसमें, निवास। तो देखिए, अशोक के जो ये गुफा है, ये कहाँ है, तो ब्रावर की पहाड़ी, गया में। ब्रावर की पहाड़ी कहाँ है, तो गया। यहाँ पर जो है कि 4 गुफा मिले हैं। ये 4 गुफा कौन कौन सा है, तो देखिए, पहला नाम लिखते हैं सुदामा। सुदामा। उसके बाद अगला है कर्ण, और है विश्व झोपड़ी चौपार। और यदि देखें तो लोमस ऋषि। ये जो देख रहे हैं सुदामा, कर्ण और विश्व झोपड़ी चौपार, ये किसने बनाया है, तो अशोक के द्वारा इनका निर्माण किया गया। लेकिन ये जो देख रहे हैं एक अलग से लोमस ऋषि, इसका निर्माण अशोक के पोता ने किया है। अशोक के पौत्र पौत्र का नाम क्या है, तो दशरथ। तो देखिए क्या देखे हम, गुफा क्या है, तो पहाड़ को काटकर उसमें रहने के लिए घर बनाया गया है बौद्ध भिक्षुओं के लिए। तो उसे क्या कहा गया है, गुफा। तो ये गुफा कहाँ है, तो बराबर की पहाड़ी। ये कहाँ है, तो गया में। यहाँ पे 4 गुफा मिले हैं। कितने गुफा है, 4। पहला सुदामा, कर्ण, विश्व झोपड़ी चौपार। ये 3 किसने बनाया है, अशोक ने। और एक जो है लोमस ऋषि गुफा, ये किसने बनाया है, तो अशोक के पुत्र दशरथ ने। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। लिखिएगा दशरथो। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं हम अशोक के अभिलेख। अब देखते हैं हम प्रमुख शिलालेख। ये अभिलेख नहीं है, शिलालेख। हेडिंग दीजिएगा शिलालेख। शिलालेख। तो देखते हैं प्रमुख शिलालेख। प्रमुख शिलालेख। ये जो कुल यदि शिलालेख की बात करें तो 14 शिलालेख है। इसमें हम प्रमुख शिलालेख को जानेंगे। यह शिलालेख क्या है, तो पत्थर का मान लेते हैं एक टुकड़ा है, और राजा जो है अपने जो है कि कुछ अच्छे नीति को या मोटिवेशनल वर्ड को इसमें लिख दिया है और चौराहे पर लगा दिया है, ताकि सभी आने जाने वाले मुसाफिर इसे पढ़े और नेक राह पर चले। तो यही क्या है, शिलालेख। चलिए इनको देखते हैं हम। तो देखिए प्रथम शिलालेख।
प्रथम शिलालेख। ये जो प्रथम शिलालेख है इसमें पशु हत्या पर रोक लगाया गया है। पशु हत्या पर रोक। और यदि दूसरे शिलालेख की बात करें, दूसरे शिलालेख, इसमें मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था की बात करते हैं, अस्पताल की बात। मनुष्य एवं पशु के लिए चिकित्सा व्यवस्था। और तीसरे देखिए, तीसरे शिलालेख में क्या कहा है, युक्त जो है प्रादेशिक एवं रज्जुक के साथ प्रत्येक 5वें वर्ष दौरे पर जाएंगे। युक्त प्रत्येक 5वें वर्ष प्रादेशिक एवं रज्जुक या राजुक के साथ दौरे पर जाएंगे। और चौथा देखिए, चौथा शिलालेख जो है इसमें कहा गया है भेरी घोष के स्थान पर भेरी धम की नीति। अशोक जो है भेरी घोष के स्थान पर भेरी धम की नीति अपनाते हैं। भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की नीति। घोष की नीति। और पांचवा देखिए, इसमें अशोक के द्वारा धर्म महामात्र की नियुक्ति की बात कही गई है। धर्म महामात्र की नियुक्ति। तो देखिए यहां तक क्या देखे, शिलालेख देख रहे हैं, प्रमुख शिलालेख की टोटल शिलालेख कितना है, तो 14 है। इसमें हम प्रमुख शिलालेख के बारे में देख रहे हैं। शिलालेख क्या है, तो पत्थर के टुकड़े पर राजा द्वारा लिखाया गया वर्ड। कुछ यदि अच्छा काम किए हैं राजा तो उनको लिख दिया है बोर्ड पे, यही क्या है, शिलालेख। तो देखिए प्रथम शिलालेख जो है अशोक के, इसमें क्या कहा गया है, पशु हत्या पर रोक लगाया गया है। पशु हत्या नहीं करना चाहिए ऐसा कहा गया है। दूसरे शिलालेख में क्या है, मनुष्य एवं पशु के लिए चिकित्सा व्यवस्था अर्थात हॉस्पिटल निर्माण की बात कहे गए हैं। और तीसरे शिलालेख में क्या है, तो युक्त क्या करेंगे, प्रादेशिक एवं रज्जुक के साथ प्रत्येक 5वें वर्ष दौरे पर जाएंगे और अपने राज्य का पता लगाएंगे कहां पर क्या गड़बड़ी है। और चौथे में क्या है, तो भेरी घोष के स्थान पर भेरी धम की नीति। जब कलिंग युद्ध हुआ उससे पहले जो है कि अशोक भेरी घोष नीति अपनाए हुए थे, युद्ध नीति जिसे कहते हैं, इसको छोड़कर धम घोष की नीति अपनाए अर्थात धार्मिक व्यक्ति बन गए। तो यहाँ चौथे शिलालेख में क्या है, तो भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की नीति अपनाने की बात। और पांचवा में क्या है, धम महामात्र की नियुक्ति की बात कहे गए हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं।
तो हम क्या देख रहे हैं? प्रमुख शिलालेख। तो पांचवा देखे, अब हम देखते हैं इससे आगे 9वें नंबर का, 9वें शिलालेख। ये जो 9वें शिलालेख है, इसमें क्या कहा गया है? शिलालेख। इसमें धम्म मंगल को श्रेष्ठ बताया गया है। धम्म मंगल, धार्मिक कार्य को श्रेष्ठ बताया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है। और यदि देखें 10वें शिलालेख, ये जो 10वें शिलालेख है, इसमें धम्म श्रेष्ठा की बात करते हैं। धम्म श्रेष्ठा पर बल, श्रेष्ठा पर बल। और यदि देखें 12वें शिलालेख, इसमें धार्मिक सहिष्णु होने की बात करते हैं। धार्मिक सहिष्णुता की बात। और यदि देखें 13वें शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध की जानकारी। और इसी के साथ पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध। पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध, पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध। तो देखिए क्या देखे हम, 9वें शिलालेख में क्या है? धम्म मंगल की बात करते हैं, अर्थात धार्मिक कार्य को श्रेष्ठ बताया गया है, धार्मिक कार्य करना चाहिए। और 10वें शिलालेख में क्या है? तो धम्म श्रेष्ठा की बात करते। क्या है? धम्म, क्या है? धर्म श्रेष्ठ है, इसकी बात करते हैं। और 12वें में क्या है? तो धार्मिक सहिष्णु होने की बात करते हैं, सहिष्णुता की बात करता है, धार्मिक सहिष्णुता। और 13वें इसमें क्या है? तो कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है और पड़ोसी राज्यों के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, इनकी जानकारी मिलते हैं। ये कलिंग युद्ध कब हुआ, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अशोक के कुछ महत्वपूर्ण शतम लेख को देखेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर अगले दिन स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।